ग्रोथ रेट का जो हमारा एस्टिमेट है उसे भी 7.2% बनाकर रखा है। इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक से बढ़ा दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना में एडिबल ऑयल्स के प्राइस बढ़ गए। ऑलरेडी इकोनॉमी में फूड इन्फ्लेशन था, ये इन्फ्लेशन अब और बढ़ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपको प्रोडक्शन से लेकर उत्पादन के बाद तक होने वाली बर्बादी और उपभोक्ताओं तक वो वस्तुएं सही कीमतों पर पहुंच पाएं, बिचौलियों का हस्तक्षेप, ये हर एक चरण रहेगा जहां पर आपको काम करना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं विजन आईएएस का स्पेशल प्रोग्राम संवाद, जहां हम अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जानवी। हमने कभी ना कभी ये महसूस किया ही होगा कि चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वो खाने पीने का सामान हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों। और ये सिर्फ महंगाई तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी बचत, हमारे बजट और हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। तो आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि मुद्रास्फीति होती क्या है, इसको कैसे नियंत्रित करते हैं और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, हाल ही में आरबीआई ने हमारे रेपो रेट को 6.5% पे कांस्टेंट बनाए रखा हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि रेपो रेट होता क्या है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल जानवी। रेपो रेट या रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक्स को उधार देता है, या मैं यूं भी कह सकती हूं कि जिस दर पर बैंक्स आरबीआई से उधार लेते हैं। अब बैंक्स उधार क्यों लेते हैं? जब बैंक्स के सामने लिक्विडिटी मिसमैच जैसी प्रॉब्लम होती है या तरलता की कमी होती है तो आरबीआई के पास वो उधार लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो रेट है ये अल्पकालिक उधार की एक दर होती है। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, आपने कहा रेपो रेट जानवी, इसकी फुल फॉर्म बनती है रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट। यानी जब इनिशियली आरबीआई के द्वारा बैंकों को उधार दिया जाता है तो उसके एवज में आरबीआई के द्वारा एलिजिबल सिक्योरिटीज बैंक से ली जाती हैं, और जो निर्धारित समय है उसके बाद फिर से ये सिक्योरिटी और फंड का अदला बदली हो जाती है। तो ये एक तरह का रीपर्चेजिंग ऑप्शन होता है। अब सामान्य तो ये अल्पकालिक तरह की उधार की एक दर है, लेकिन जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप आरबीआई अलग अलग तरह के रेपो इंस्ट्रूमेंट्स भी लाता रहता है। जैसे एक है ओवरनाइट रेपो, जिसमें एक रात की अवधि के लिए या एक दिन की अवधि के लिए उधार दिया जाता है। दूसरा है टर्म रेपो, ये एक दिन से अधिक की अवधि के लिए उधार लेने देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ ही हम देखते हैं जानवी कि जब कोविड-19 का समय रहा तब आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो रेट भी इंट्रोड्यूस की, जो लंबे समय के लिए बैंकों को उधार देने की व्यवस्था करता है। तो ये नए नए जो तरीके हैं, नए नए जो ऑप्शंस हैं, समय अनुसार आरबीआई के द्वारा इनका इस्तेमाल किया गया है। बट मोटा मोटा समग्र समझ ये कहती है कि यह वह दर है जिस दर पर आरबीआई बैंक्स को उधार देता है या बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न था ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये रेट हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जानवी कि बैंक्स को जब तरलता या धन की या फंड की आवश्यकता है वो आरबीआई के पास जा रहे हैं। आरबीआई उनको धन देने के बदले एक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। अच्छा, जब बैंक अगले चरण में अपने ग्राहकों को लोन देंगे या एडवांसेस देंगे तो उनको भी डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट वहां पर मिलेगी। तो जब बैंक्स को जो फंड प्राप्त हो रहा है उस पे उन्हें बढ़ी हुई रेपो रेट पे करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली बैंक्स ने जब बोरो किया तो जो उनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो बढ़ गया। तो आगे वो बैंक मेरे आप जैसे आम ग्राहकों को जब धन देंगे, फंड देंगे, लोन देंगे तो उनसे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया उनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ चुका है और वो निकालेंगे कहाँ से? अंततः ग्राहकों से। तो हम देखते हैं कि जब ये रेपो रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट पर सामान्यतः उतना उधार लोग नहीं लेते, जिससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम होती है। और जब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी कम होती है तो मांग कम हो जाती है, और मांग कम होती है तो तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि जो रेट्स हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके माध्यम से बेसिकली हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। इसीलिए जो आपने कहा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो फरवरी 2023 से आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कांस्टेंट 6.50
% रखा हुआ है। तो ये यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है और रेपो को बढ़ा हुआ रख कर हम इन्फ्लेशन से लड़ना चाह रहे हैं। तो मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही एक तरीका है। जी। तो इसके अलावा गवर्नमेंट या फिर आरबीआई ऐसे कौन से तरीके यूज़ करती है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी मैंने बताया रेपो रेट। रेपो रेट की जब हम बात करते हैं तो उसी के साथ एक दूसरी टर्म आती है जिसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में हमने देखा कि जहां बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, रिवर्स रेपो रेट में मामला बदल जाता है। इसमें आरबीआई बैंक से धन लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि बैंक के पास जो अधिशेष है, जो लिक्विडिटी है, उसे वो कुछ समय के लिए आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं। तो जब ये रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ती है तो बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा धन कहाँ देना चाहेंगे? आरबीआई के पास रखना चाहेंगे, आरबीआई को देना चाहेंगे। तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, तो ये एक तरीका है। अच्छा, इसे कम कर दें तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर जैसे ऑप्शंस भी हम सुनते हैं। सीआरआर, एसएलआर अगर मैं मोटे तौर पर बताऊं तो क्या है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी जो है ना, उसका एक निर्धारित प्रतिशत सीआरआर की फॉर्म में बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। और एसएलआर ये अपने पास वो बनाकर रखते हैं, थोड़ा लिक्विड और जो सिक्योरिटी वगैरह है इनकी फॉर्म में। तो जब भी इकोनॉमी में हम देखते हैं कि सीआरआर रेट्स बढ़ जाती हैं, है ना, तो हम क्या पाते हैं कि एक बड़ा धन बैंक्स को आरबीआई को देना पड़ता है, तो उधार देने के लिए कम बच गया, इससे इन्फ्लेशन प्रभावित हो गया। ये तो सारे हुए हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी आरबीआई अपनाता है। क्वालिटेटिव यानी अगर आरबीआई को लग रहा है कि नहीं, ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऐसा इकोनॉमी का, यहाँ ज़्यादा इन्फ्लेशन है या इस सेक्टर को टारगेट करने की आवश्यकता है, तो वो फिर क्वालिटेटिव या गुणात्मक तरीके का इस्तेमाल करता है। जैसे क्रेडिट रेगुलेशन। जानवी, आप और मैं ग्राहक हैं, आरबीआई को अगर लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, इस फील्ड में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, हम स्मार्टफोन खरीदते हैं, कुछ हिस्सा डाउन पेमेंट करते हैं, कुछ हमें क्रेडिट कार्ड से मिल जाता है, तो ज़रा सोचिए आरबीआई डाउन पेमेंट को बढ़ा दे, खरीदने वाले डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि हाथ में बड़ी अमाउंट नहीं है डाउन पेमेंट के लिए। तो जिस सेक्टर को आरबीआई को टारगेट करना था उस सेक्टर को कर दिया। तो इस तरह के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम गुणात्मक तरीकों में शामिल करते हैं। तो बिल्कुल ये सारे तरीके हैं जिनका आरबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं गवर्नमेंट के फ्रंट पर बात करूँ तो फिस्कल पॉलिसी यहाँ मेजर रोल प्ले करती है, जिसे हिंदी में हम राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है, सरकार कर की दर को कम करती है, कर की दर को बढ़ाती है। टैक्स रेट कम हो गई, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हैं, वो खर्च करेंगे, मांग बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर सरकार को इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, वो टैक्स रेट को बढ़ा सकती है। टैक्स के तौर पर हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, हाथ में कम पैसे बचे, खर्च कम होगा, इन्फ्लेशन कम हो सकता है। इसके अलावा सरकार खर्च भी करती है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाती है, सरकार सब्सिडी देती है। अब जरा सोचिए, अगर सरकार ये खर्च बढ़ाती है यानी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी या धन इंजेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। अगर रिवर्स ट्रेंड फॉलो करे यानी अगर कल्याणकारी स्कीम्स पर या सब्सिडी के खर्च में कटौती करे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ राजकोषीय नीति ही नहीं, सरकार आप देखोगे बफर स्टॉक के माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। हाल फिलहाल में आपने कहा जानवी कि जो रोजमर्रा की चीज़ें उन पे हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना, और रोजमर्रा की मैं बात करूं तो शायद हमारे सभी दर्शक भी लिंक कर पाएंगे, टमाटर और प्याज, है ना, मूल्य काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो अगर हम बफर स्टॉक बना दें, जिन चीज़ों के संदर्भ में हमें समझ में आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, प्रोडक्शन अनस्टेबिलिटी है, बफर स्टॉक बना सकते हैं, है ना। हम आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान कम कर सकते हैं, और ये कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। तो इन तरीकों से भी, बेहतर नीति के माध्यम से, बेहतर फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, ये सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसा कि अभी आपने बताया, मैं और भी तरीके बताए आपने रेपो रेट के अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के। तो हम अपनी डेली की चर्चा में हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर कोर इन्फ्लेशन जैसे वर्ड सुनते हैं, तो ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जानवी, मैं हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन बताऊं इससे पहले मैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई बताना चाहूँगी, क्योंकि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को समझने के लिए इनको जानना ज़रूरी है। जब हम इन्फ्लेशन को मापते हैं तो कुछ गुड्स और सर्विसेज की बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस बास्केट के लिए हम टर्म यूज करते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स।
अब होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट का हम इस्तेमाल कहाँ की मुद्रास्फीति को मापने के लिए करते हैं? फैक्ट्री गेट की मुद्रास्फीति, यानी होलसेल के लेवल पर प्राइसेस में क्या फ्लैक्चुएशन आ रहा है, इसे हम देखते हैं WPI के माध्यम से। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी मैं आप एक उपभोक्ता के स्तर पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव है, मूल्य में किस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसे हम मापते हैं किसके माध्यम से? CPI के माध्यम से। अब मैं आती हूँ हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन पर। जो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन टर्म यूज आज हम कर रहे हैं वो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले तक RBI के द्वारा WPI का इस्तेमाल किया जाता था इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, लेकिन हमने ये व्यवस्था बदल दी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हमने 2016 में अपनाया और आज हम CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी इंडेक्स में जब हम मोटा मोटा इंडेक्स में जो भी गुड्स और सर्विसेज रखी हुई हैं सबके संदर्भ में इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देखते हैं तो हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं। और जब हम इस बास्केट में से या इस इंडेक्स में से फूड और फ्यूल को हटा देते हैं तब हम कहते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? आपने भी ये देखा होगा जानवी कि फूड और फ्यूल के प्राइस अत्यधिक अस्थिर होते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। इसलिए हम ये सेग्रीशन के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि जब हेडलाइन तो एंटायर इकोनॉमी जिसमें फूड फ्यूल का प्रभाव भी हमें देखने को मिल रहा है और कोर यानी तुलनात्मक रूप से स्टेबल पैटर्न हमें इन्फ्लेशन का समझ में आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्फ्लेशन को जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में डिवाइड करके देखते हैं। यानी हेडलाइन एंटायर इकोनॉमी मोटा मोटा जो भी CPI में है सब इंक्लूड है, और जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें से हम फूड और फ्यूल आइटम्स को हटा देते हैं, उनके अलावा जो आइटम्स हैं उनमें क्या पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैम हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर कोर इन्फ्लेशन के अलावा इन्फ्लेशन के कुछ और भी टाइप्स हैं, अगर आप हमें ये समझा दें तो हमारे दर्शकों को ये टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाएगा। जानी देखिए, इन्फ्लेशन को हम अलग अलग आधारों पे क्लासिफाई करते हैं। यानी जब कंज्यूमर्स प्रभावित हो रहे हैं तो मैंने कहा CPI है, जब होलसेल के लेवल पर या थोक के स्तर पर बात करें तो मैंने कहा उसे WPI हम कहते हैं। अच्छा, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या था? जब मोटा मोटा एंटायर इकोनॉमी या CPI बास्केट में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज को हमने रखा है उनके संदर्भ में बात करें तो वो क्या निकल के आया था? हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब फ्यूल और फूड आइटम उसमें से हम माइनस कर दें तो निकल के आया था कोर इन्फ्लेशन। अब कारण क्या है इन्फ्लेशन के, इस आधार पर भी हम इन्फ्लेशन को क्लासिफाई करते हैं और दो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आते हैं। एक तो लागत जन्य और दूसरा है मांग प्रेरित, यानी कॉस्ट पुश, और दूसरा डिमांड ड्रिवन। अब कॉस्ट पुश में क्या है? आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, इनपुट्स यूज़ हो रही हैं, इनपुट्स की लागत बढ़ जाए, प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी वो महंगा हो जाएगा। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सरकार की जो है फिस्कल पॉलिसी है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर उनमें कुछ ढील दी जाए, कुछ छूट दी जाए, रेट्स इत्यादि को कम किया जाए, या फिर सरकार विस्तारवादी या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करे तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और मांग बढ़ जाएगी। इस तरह की इन्फ्लेशन को हम डिमांड ड्रिवन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो ये कारणों के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। इसी के बाद इन्फ्लेशन की रेट क्या है, कितना तेजी से इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, इस आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आपने बिल्कुल सुना होगा कि एक हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो ठीक है, मॉडरेट लेवल, लगभग 3% की रेट के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये सही भी होता है। अगर ये रेट बढ़ जाए, ये डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट तक चला जाए तो इसे हम उछलती हुई मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। और अगर ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जहां हम देखते हैं कि मंथली 50% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट्स में चेंज आ रहा है, मूल्यों में चेंज आ रहा है, तो हम इसे हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। उछलती हुई इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन दोनों ही किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो कुछ समय पहले अर्जेंटीना के मामले में हमने देखा कि वहाँ पर ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया है, और ये जो इन्फ्लेशन है इसने इकोनॉमी को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया था। तो अलग अलग आधारों पर हम इन्फ्लेशन को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई करके देखते हैं। मैम, इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है, और ऐसे मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर घटता है? बिल्कुल जानवी, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि चर्चा का जो केंद्र रहेगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट पुश
डिमांड पुल। तो डेफिनेटली ये दो मेजर रीज़न हैं जो इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं। आप देखोगे लागत बढ़ गई, रेट बढ़ गए, मांग बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, मांग बढ़ गई, आपूर्ति उस अनुरूप नहीं बढ़ पाई, हम क्या देखते हैं कि रेट्स बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो गया। अब अगर मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ही फिर से बात करना चाहूँ तो इसमें देखिए प्रभाव कैसे होता है। मैं एक इनपुट का यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताऊंगी जानवी। इनपुट है लेबर। थोड़े से रेट बढ़े, लेबर के द्वारा या श्रमिकों के द्वारा जो वेतन है उसकी मांग बढ़ जाती है। उनका वेतन बढ़ता है तो वेतन या श्रमिक एक इनपुट है, लेबर एक इनपुट है। आप देखोगे प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। बढ़ते इन्फ्लेशन के सापेक्ष जो श्रमिक हैं वो फिर से वेज बढ़ाने की मांग करेंगे और ये एक लूप बन जाता है जिससे चीज़ों का प्राइस बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा एक और कारण भी है जिसे हम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं। हम आम ग्राहक या फिर जो बिजनेसेस हैं उनका कुछ साइकोलॉजी काम करती है। वो कैसे? अगर ये अनुमान है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, हम देखते हैं कि बिजनेसेस प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आम ग्राहक क्या व्यवहार करते हैं? मैं और आप क्या करेंगे कि ठीक है, इस वस्तु का रेट बढ़ने वाला है, हम उसे ऑलरेडी स्टोर करना शुरू कर देंगे ताकि फ्यूचर में हमें उसे ज़्यादा मूल्य में ना खरीदना पड़े। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ये तो सारे कारण काम करते ही करते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई डिसरप्शंस हैं वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये भारत के संदर्भ में भी हो सकता है और विश्व के संदर्भ में भी हो सकता है। इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी जानवी। जैसे कोविड-19 में आपूर्ति श्रृंखला पूरी बाधित हो गई थी। आप देखोगे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, उसके चलते इन्फ्लेशन में हमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली। अच्छा, रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस की स्थिति है इसने बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं सप्लाई बाधित हो गई। हाल फिलहाल में हम क्या देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इसी तरह की क्राइसिस की स्थिति है। इजराइल, लेबनान का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। तो जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती हैं और चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते हैं। घरेलू स्तर पर भी अगर आपकी आपूर्ति श्रृंखला सही से काम नहीं कर रही है ना, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, ओवरऑल लॉजिस्टिक सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो इनके चलते भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और जो भारत के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है, आपको जो है ये तथ्य हैरान करने वाला लगेगा कि कोर इन्फ्लेशन लगभग जो हमारी टारगेटेड रेंज है, जो मैंने आपको बताया भी है कि टारगेटेड रेंज हमारी है 4 ± 2, यानी 4 ± 2 के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये टारगेट आरबीआई के पास है। कोर इन्फ्लेशन के मामले में हम लगभग अपने टारगेट को पूरा भी कर रहे हैं। हम मिस कहाँ करते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन में। और क्यों मिस कर रहे हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन हम किसके आधार पर देख रहे हैं? सीपीआई इंडेक्स के आधार पर। सीपीआई में फूड एंड बिवरेजेस जो हेडिंग है उसका वेटेज लगभग 46% है और सबसे ज़्यादा मूल्यों में बदलाव हमें खाद्यान्नों के संदर्भ में ही देखने को मिल रहा है। फूड इन्फ्लेशन आज भी मोटा हमारे यहाँ 9% से भी ज़्यादा बना हुआ है, जिसके चलते ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन के आंकड़े हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये जो एक फूड इन्फ्लेशन का पैटर्न हम देख रहे हैं, चाहे उसके चलते हम देख रहे हैं कि उसके कारणों में हम देखते हैं कि मौसमी उतार चढ़ाव हो, उत्पादन का प्रभावित होना हो, या फिर फसल कटाई उपरांत हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सस्टेनेबल वे से नहीं रख पा रहे हैं, वो कारण हो। लेकिन जो भी कारण हो, अंततः आउटकम ये आता है कि हमारे यहाँ बढ़ा हुआ फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि कारण सभी हैं। कॉस्ट पुश भी है, डिमांड पुल भी है और सप्लाई डिसरप्शन एक मेजर कारण बना हुआ है। और वो भी मुख्यतः फूड इन्फ्लेशन के संदर्भ में बात करें तो ये मेजर कारण है, जिसके कारक है, जिसके चलते हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटा नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी मूल्य काफ़ी उच्च बने हुए हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बेस ईयर इफेक्ट। आंकड़े, स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी मैं कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें कुछ अनुमान इस तरह का था कि इस वर्ष भी सितंबर में हमारा इन्फ्लेशन हमें बढ़ा हुआ नज़र आएगा। क्यों बढ़ा हुआ नज़र आएगा? क्योंकि पिछले वर्ष सेम सितंबर माह में इन्फ्लेशन कम था। उसके सापेक्ष अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो इस माह हमें, सितंबर माह हमें इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस ईयर पे कम था। अब अगर थोड़ा भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका प्रभाव हमें आंकड़ों पर बड़ा नजर आएगा। तो ये सारे कारण हैं मोटा जिनके चलते भारत में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। मैम, अभी जो आपने उत्तर दिया, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने या घटने से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है
और क्या ये सिर्फ हमारी महंगाई तक ही सीमित है या फिर इसके अलावा भी ये कुछ और प्रभाव डालता है? देखिए, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन अगर आपके यहाँ बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहे हैं, ये सकारात्मक होता है। सकारात्मक एक सीमा तक सकारात्मक होता है और हर एक कंट्री की अपनी एक रेंज होती है। जैसे मैंने बताया, भारत ने अपने लिए रेंज निर्धारित की है 4 ± 2। अगर इस रेंज में हमारी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन या बढ़ता हुआ मूल्य किसे इंगित करता है कि कहीं ना कहीं डिमांड है, और डिमांड है, मांग बनी हुई इकोनॉमी में क्या दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी सही रास्ते पर जा रही है, लोगों के हाथ में पैसा है, तभी तो वो डिमांड क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब रोजगार या बाकी पैरामीटर्स पर मोटा मोटा आप सही प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम तब बनता है जब वो एक कंफर्टेबल रेंज के परे चला जाता है, जैसे पिछले कुछ समय में हमने भारत के संदर्भ में देखा। और इसीलिए आरबीआई के द्वारा जो हमारी रेपो रेट है उसे फरवरी 2023 से लगातार 6.5% ही रखा गया है। तो इससे अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इससे क्या स्थिति बनती है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ता चला जाता है। जब मूल्य एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो ग्राहकों की खरीद क्षमता से वो परे चला जाता है, लोग डिमांड कम कर देते हैं। डिमांड कम करेंगे, उद्योग धंधे प्रभावित, रोजगार प्रभावित, और अंततः ये स्थिति स्टैगफ्लेशन का रूप ले लेती है। स्टैगफ्लेशन जिसमें स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों का संयोग देखने को मिलता है, यानी आपके यहाँ मूल्य भी उच्च बने हुए हैं और साथ ही अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में भी जाने लगी है। तो इस तरह का प्रभाव हमें बढ़ी हुई इन्फ्लेशन का देखने को मिलता है। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन अत्यधिक कम है या लगभग नहीं के बराबर है तो ये स्थिति भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ मूल्य नहीं बढ़ रहे तो कई बार इस चीज़ को इंगित करता है कि आपके यहाँ मांग नहीं है, और मांग ना होना अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को कम होता हुआ दिखाता है और ये मंदी की स्थिति को इंगित करता है। तो इन्फ्लेशन नहीं या माइनस में चला जाए, है ना, या अत्यधिक इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ये दोनों ही चीज़ें इकोनॉमी के लिए हानिकारक होती हैं। और सिर्फ ओवरऑल इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी किससे बनती है? आम ग्राहकों से। जैसा कि आपने ही इंट्रोडक्शन में बताया था जानवी, कि ये एक व्यक्ति के बजट, उसकी खर्च करने की क्षमता, उसके भविष्य के निवेश सभी को प्रभावित कर देती है। इसे छुपा हुआ कर भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंफर्टेबल रेंज से बाहर जा रहा है तो आप देखोगे कि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी उससे प्रभावित होती है। आपके यहाँ निवेशक निवेश करने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल वे से काम नहीं करती है। तो महंगाई, जिसे हम सिर्फ बढ़े हुए रेट के संदर्भ में जानते हैं, आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल इसका प्रभाव यहीं तक है, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। मैम, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और हमने शुरुआत में भी बात की थी कि फरवरी 2023 से आरबीआई ने रेपो रेट को कांस्टेंट रखा हुआ है, चेंज नहीं किया है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए जानवी, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट्स को लेकर डिसीजन लेती है तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स की। मैंने अभी आपको बताया था कि नो डाउट अभी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और हमने अच्छी प्रगति भी की है ना, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारी कंफर्टेबल रेंज से बाहर बनी हुई है। सितंबर माह को लेकर ये अनुमान रहा है कि इस माह में इन्फ्लेशन 5.49% की रेट से बना रहेगा, जो हमारे 4 ± 2 की जो रेंज है उसमें मोटा मोटा हम हायर एज की तरफ ही नजर आ रहे हैं। तो एक तो ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ये भी अनुमान है कि आने वाले कुछ समय में फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बना हुआ ही रहेगा, और फूड इन्फ्लेशन अगर बना हुआ है तो डेफिनेटली हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन हमें बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये कारण आरबीआई के द्वारा कंसिडर किया गया। दूसरा कारण हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो आप देखोगे रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आज भी बनी हुई है, और पिछले कुछ समय से मिडल ईस्ट में इजराइल और लेबनान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति शुरू हो गई है। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं उनके चलते कमोडिटी प्राइस बढ़ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, और भारत जैसे देश के संदर्भ में तो ये पॉसिबिलिटी और भी हायर है, क्योंकि भारत अपनी पेट्रोलियम डिमांड का बहुत बड़ा प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है। अच्छा, जो पॉजिटिव साइड है, अच्छी खबर है, वो ये है कि यूएस
यूएस फेड रिजर्व ने अपनी रेट्स में, पॉलिसी रेट्स में कटौती की है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत देता है। और उसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे यूरोपियन राष्ट्रों ने भी अपनी जो दरें हैं उनमें कुछ कटौती की है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने संभलते हुए, सचेत होकर कदम लेते हुए आज भी पॉलिसी रेट, या अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो उसे 6.5% की रेट पर ही मेंटेन रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें पॉलिसी स्टांस या पॉलिसी को लेकर जो दृष्टिकोण है उसके संदर्भ में देखने को मिलता है। अभी तक जो पॉलिसी स्टांस था वो था विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन, अब वो न्यूट्रल हो गया है। अब इसका अर्थ क्या है? विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है कि जो पहले हम इस तरह की स्टांस लेकर चल रहे थे कि आने वाले कुछ समय में भी अर्थव्यवस्था में पहले रेट्स को कम करके जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई थी उसे निकालने वाली टेंडेंसी, यानी तरलता को कम करने वाली टेंडेंसीज ही बनी रहेंगी। पहले पॉलिसी स्टांस ये था। इसका अर्थ निकलता है कि आने वाले समय में भी किसी तरह की नीतिगत दरों में कटौती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब इस पॉलिसी स्टांस को बदलकर न्यूट्रल कर दिया है, यानी अब ना ही तो हम यहाँ पर पॉलिसी रेट्स में ज़्यादा कटौती की बात कर रहे हैं और ना ही उन्हें ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमने न्यूट्रल किया है ये एक अच्छा साइन है। इससे पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आने वाली जो और बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू होगा उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई रेपो रेट को कम कर सकता है। जो परिस्थितियां घरेलू और वैश्विक स्तर पर बनती हैं उनमें विचार करने के बाद। तो ये कारण है कि एक सचेत होते हुए कदम लिया गया है। समय से पहले आरबीआई रेट्स में कटौती नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे लिए आज भी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। नो डाउट ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हायर होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बड़ा ही सोच समझ कर निर्णय लिया गया है कि रेट को एज इट इज़ रखा गया है, पॉलिसी स्टांस को हमने विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है, जो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए अच्छे संकेत हमें दे रहे हैं। मैम, हमने अपने प्रश्नों के माध्यम से आपसे इन्फ्लेशन के हर पहलू को समझने की कोशिश करी, लेकिन ये भी देखा गया है कि भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक चुनौतीपूर्ण सा रहा है। तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आती हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में? देखिए जानवी, सबसे पहली चुनौती ये है कि हम इन्फ्लेशन के पैटर्न को समझ पा रहे हैं नहीं, और जो पैटर्न है, जो कारण है, उसी के अनुरूप समाधान कर पा रहे हैं नहीं। भारत के संदर्भ में ये देखा गया है कि जब भी हमारी इन्फ्लेशन की बात होती है तो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, जो कि गलत नहीं है, सही है। लेकिन कब सही है? जब इन्फ्लेशन डिमांड प्रेरित हो। बहुत बार ये देखा गया है कि इन्फ्लेशन कॉस्टफुल होता है ना, या फिर सप्लाई में जो व्यवधान होते हैं उनके चलते हमारी इन्फ्लेशन होता है। तो जब सप्लाई व्यवस्था या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के चलते या बढ़ी हुई कीमतों के चलते अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर फिर मॉनेटरी पॉलिसी के जो मीजर्स है, यानी रेट्स इत्यादि को बढ़ाना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये एक प्रमुख कारण रहा है जिसके चलते भारत प्रभावी ढंग से अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया है। साथ ही जब हम इन्फ्लेशन को तेजी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ग्रोथ प्रभावित हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमें लिक्विडिटी कम करनी पड़ती है। अच्छा, जब हम लिक्विडिटी कम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है, उत्पादन गिरने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम किसे वरीयता दें, इन्फ्लेशन को दें या ग्रोथ को दें? ये भी एक बड़ी टसल है जो भारत के संदर्भ में हमें देखने को मिली है। जहां तक बात है सप्लाई साइड की, तो अगर सप्लाई इन्फ्लेशन से आपको लड़ना है तो आपको लॉन्ग लास्टिंग नीति बनानी पड़ेगी, है ना, जो दीर्घ काल में आपको आउटपुट दे, यानी आपको अपनी लॉजिस्टिक व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपको प्रोडक्शन से लेकर उत्पादन के बाद तक होने वाली बर्बादी और उपभोक्ताओं तक वो वस्तुएं सही कीमतों पर पहुंच पाएं, बिचौलियों का हस्तक्षेप, ये हर एक चरण रहेगा जहां पर आपको काम करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि हमने कोशिश की है, लेकिन जितना हमें सफल होना चाहिए था हम इन मामलों में उतना सफल नहीं हो पाए। जैसे परिस्थिति बदल रही है वैसे ही कदम भी बदलने पड़ेंगे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर फोरकास्ट हमें बेहतर करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन को पहले से ही अनुमानित करना पड़ेगा क्योंकि मांग बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सब अगर हम नहीं कर पा रहे, इन सारी श्रृंखलाओं में अगर हमें जुड़ाव नहीं देखने को मिल रहा, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को टैकल करना हमारे लिए चैलेंजिंग है। और साथ ही कुछ मामलों में इन्फ्लेशन हमारी घरेलू सीमा से बाहर के कारकों से भी प्रभावित हो रही है। जैसा मैंने अभी बताया, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो भी इन्फ्लेशन को प्रभावित कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में या बहुत सारी और इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, ओवरऑल प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा और ये भारत के खुद के नियंत्रण से बाहर है। तो कई बार जियोपॉलिटिकल कारण और कुछ डोमेस्टिक कारण ये सारे ही हैं जो मिलकर भारत के लिए आज भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसे एक मुश्किल काम बना रहे हैं। मैम, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी सवाल पर हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो जानवी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आने वाली जो चुनौतियां हैं उन्हीं का निदान करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे आखिर इन्फ्लेशन है तो उसका कारण क्या है। सही कारण का समाधान करने से ही हमें इन्फ्लेशन का इलाज मिलेगा। अगर डिमांड बढ़ने के चलते इन्फ्लेशन है तो हमें डिमांड को मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर सप्लाई के चलते या कॉस्ट पुश होने के चलते इन्फ्लेशन है तो हमें उस फ्रंट पर काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम फूड इन्फ्लेशन पर काम करें। अब फूड इन्फ्लेशन को इंश्योर अगर हमें करना है तो यहाँ पर हमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली काम करना पड़ेगा। हमें प्रोडक्शन पर भी काम करना पड़ेगा, पोस्ट प्रोडक्शन जो लॉसेस होते हैं उन पर भी काम करना पड़ेगा, हमें हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके यहाँ किसी उत्पाद की कमी है, अगर हम आयात सही से कर पा रहे हैं, कमी दूर हो जाएगी, प्राइस कंट्रोल हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे स्टेप्स होंगे जो हमें उठाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी मिसमैच है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। इसका मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगी जानवी। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय में हमारे यहाँ एडिबल ऑयल या खाने के जो तेल हैं उनका मूल्य बढ़ा है। कारण क्या है? क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक से बढ़ा दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना में एडिबल ऑयल्स के प्राइस बढ़ गए। ऑलरेडी इकोनॉमी में फूड इन्फ्लेशन था, ये इन्फ्लेशन अब और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो पॉलिसी मिसमैच हैं या डिसीजन लेना है उसके लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव क्या पड़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर हमें बात करनी पड़ेगी, है ना। साथ ही ग्लोबल लेवल पर जो प्रभाव हम पर आते हैं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, वैश्विक हर घटनाक्रम को हम नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बेहतर तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बना सकते हैं, ठीक है। कमोडिटी प्राइस में जो फ्लैक्चुएशन है हम उसमें ये देख सकते हैं कि भारत कहाँ लाभ की स्थिति में रह सकता है। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन एक लेवल तक बना रहे, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मांग और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन उस कंफर्टेबल रेंज से बाहर इन्फ्लेशन ना जाए। और जो हम बात कर रहे थे कि हाल फिलहाल में आरबीआई की बायो मंथली पॉलिसी रिव्यू आया, उसमें उन्होंने ग्रोथ रेट का जो हमारा एस्टिमेट है उसे भी 7.2% बनाकर रखा है। और 2024-25 के लिए जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उसे भी लगभग जो फोरकास्ट किया है वो 4.5% पर ही बनाए रखा है। तो जो चीज़ें ठीक है। अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह का टर्न और किस तरह के ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और हमें और हमारे दर्शकों को इन्फ्लेशन के बारे में इतने अच्छे से जानकारी दी। तो आज हमने इन्फ्लेशन के हर पहलू को समझा और ये भी समझा कि ये सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारी जेब और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है और इसीलिए इसको समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। उम्मीद है हमारी आज की चर्चा का विषय आप सभी को पसंद आया होगा और किन विषयों पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं आपसे नए विषयों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।